अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव और युद्ध की स्थिति अभी क्या है? अमेरिका क्या सोच रहा है? व्हाइट हाउस में क्या रणनीतियां बन रही हैं? ईरान का अगला कदम क्या होने वाला है? इस पर ही आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। क्या नए अपडेट्स आए हैं उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कंट्रोल को लेकर जो तमाम तरह की बातें चल रही थी, क्या अब उन पर विराम लग जाना चाहिए? क्या ट्रंप के बड़बोलेपन को अब हल्के में लेना ही सही होगा, उसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? क्योंकि अल जजीरा की एक रिपोर्ट आई है, उसमें दावा किया गया है कि ज्यादातर जहाज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते थे वो अपने पुराने रास्ते पर ही चल रहे हैं, यानी ईरान के बताए रास्ते पर ही उनका आवागमन हो रहा है। अमेरिका ने जो रास्ता सुझाया था ओमान वाला, वहां से सिर्फ 3 जहाजों का ही आवागमन हुआ है। तो ऐसे में क्या ट्रंप का यह कहना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और उसके आसपास के समुद्री यातायात पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा है, क्या वो सरासर झूठ है और बड़बोलापन है? इस पर भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस बातचीत में 2 बेहद ही खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ कर्नल एस के मलिक सर ज्वाइन कर रहे हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा हकीम रजा जी भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ईरानी मामलों के अच्छे जानकार हैं। मलिक सर के पास सबसे पहले चलते हैं। मलिक सर, युद्ध की मौजूदा स्थिति क्या है आपके हिसाब से? वैभव जी नमस्कार। आपके सभी देश विदेश के दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। देखिए वैभव जी, जो युद्ध की स्थिति है अभी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, क्लैरिटी का अभाव है। चीजें एक दूसरे से जुड़ी जरूर हैं, लेकिन वो इतने ताने बाने के अंदर है कि धागे उलझे हुए हैं। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, किसी तरह से भी एक स्टेटमेंट आता है, काउंटर स्टेटमेंट आता है। अमेरिका का कहना है कि हॉर्मुज उसके कंट्रोल में नहीं है, ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि दावे जब दो एडवर्सरी होते हैं, किसी ऑपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो एक साई ऑप्स होता है, साइकोलॉजिकल वारफेयर चलता है। क्योंकि वो जो कि चलता है बेसिकली सोशल मीडिया के थ्रू, स्टेटमेंट्स के थ्रू, और जो ऑफिशियल वहां की जो प्रेसिडेंट यानी हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं दोनों कंट्रीज के, वो क्या बोलते हैं। अमेरिका का कहना यह है कि हमारा हॉर्मुज पर कंट्रोल है। ईरान का कहना है कि नहीं, कतई भी नहीं है, और हम इसका कंट्रोल अपने हाथ में बनाए हुए हैं। देखिए, इस बात की यथार्थ स्थिति को बताए रखना, जब तक कि कोई वहां पर एग्जैक्टली ना रहे, तो क्लैरिटी ना आ जाए, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बात इतना जरूर है कि हॉर्मुज से देखो तेल की आवाजाही तो हो रही है, कमर्शियल शिपमेंट हो रहा है, बिजनेस शिपमेंट हो रहा है। नहीं तो अभी तक तेल का दाम $115-16 के आसपास होता। ये एक इंडिकेशन है जिसको मैं डॉट को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं वैभव जी। दूसरी बात यह है कि ये पक्ष हुआ हॉर्मुज का। अभी बाब अल मंदेब, देखिए यहाँ पे कई दिनों से शांति लग रही है, लेकिन जिस तरह से वहां पे हुती ने अपना जो मिसाइल दागी, सऊदी अरब को परेशान किया और सऊदी अरब के भी अटैक किया, उसकी शिपमेंट पर अटैक किया, तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि अमेरिका तो चाहता है कि बाब अल मंदेब जो एक्सिस है वो थोड़ा और एक्टिव हो जाए, जिससे कि बाकी लोगों की उसमें शामिल होने के लिए या तो मजबूर हो, या फिर उसमें बातचीत में इन्वॉल्व उनका दायरा बढ़ सके, यानी ज्यादा देश उसमें शामिल हो सके। हालांकि ईरान इस बात को नहीं चाहेगा कि बाब अल मंदेब के थ्रू ज्यादा एक्टिवनेस दिखाई दे। कारण यह है कि उसके अंदर उसके जो मित्र देश हैं जो उसको मदद कर रहे हैं, वो भी उसमें अफेक्ट हो जाएंगे, जैसे चीन, जैसे मिस्र है, और मिस्र के साथ साथ जैसे वहां पर रशिया का जो ऑयल भारत को आता है, और जो कि बहुत लार्ज क्वांटिटी में 40% को ऊपर क्रॉस कर चुका है, वो भी इसी रास्ते का मैक्सिमम यूज करता है, वो भी एक तरह से अफेक्ट होगा। तो ईरान नहीं चाहेगा कि बाब अल मंदेब पर बहुत ज्यादा ऑपरेशनली इसको एक्टिव किया जाए। अमेरिका की बात है, जैसा कि आपने कहा अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में। देखिए ट्रंप साहब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, देखिए इस बात को मेरे ख्याल से जो जियो पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझते हैं वो समझ चुके होंगे कि ट्रंप साहब जो सोशल ट्रूथ पर लिखते हैं, जो वो स्टेटमेंट देते हैं, वो एक मात्र मनोरंजन से ज्यादा कुछ नहीं है। कारण ये है कि वो जानबूझकर ऐसा करते हैं, वो वर्ल्ड का ध्यान बटाते हैं, वर्ल्ड का ध्यान दूसरी तरफ ले जाते हैं, जबकि अमेरिका क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये डिपेंड करता है सेंटकॉम। सेंटकॉम ऊपर बैठा है उनका डिपार्टमेंट ऑफ वार, और उसके ऊपर बैठा है पेंटागन, और अल्टीमेटली डेफिनेटली जो डिसाइडिंग फैक्टर्स है वो वहां के प्रेसिडेंट को मिला के पूरी एक गवर्निंग बॉडी होती है वहां पे। तो इन सब चीजों को मिलाकर ये लगता है, इसमें यूएई का भी ताजा जो अपडेट है, लेटेस्ट यूएई है। यूएई का कहना है कि मैं ईरान से अब कुछ बिजनेस के टर्म्स नहीं करूंगा, जो कि ये ईरान को बहुत बड़ा धक्का हो सकता है। क्योंकि देखा जाए कि यूएई ईरान के साथ काफी व्यापार कर रहा था। पिछले साल की बात करें तो जितनी मेरी जानकारी है उसके हिसाब से $6.25 बिलियन का व्यापार हुआ, जिसमें अकेला यूएई का योगदान ऑलमोस्ट $5 बिलियन का रहा है। तो ये ईरान शायद नहीं चाहता था, इसलिए ईरान ने खंडन किया कि नहीं, मिसाइल मेरी तरफ से फायर नहीं हुई है। लेकिन यूएई के अंदर चूंकि उसकी इकोनॉमी इतनी बुरी तरह से डेंट हो गई है, इतनी हिट हुई है, तो शायद ये यूएई को अपना ये एक्शन लेना पड़ा। और इसलिए लेना पड़ा कि उसके पास अब रास्ता इसलिए नहीं बचा कि उसकी इकोनॉमी बिल्कुल बहुत ही ज्यादा हो गई, जबकि दुबई एक हैपनिंग
पूरे वर्ल्ड के जो लीडिंग जो फर्म्स हैं, लीडिंग बिज़नेस हाउसेज़ हैं, लीडिंग कंपनियाँ हैं, वहाँ से व्यापार करती थी और टूरिज़्म का एक बड़ा बहुत बड़ा डेस्टिनेशन पूरे वर्ल्ड के मैप पे दुबई आ चुका था। लेकिन पिछले इसमें देखा जाए कि ये जितनी खबरें हमारे तक पहुँच रही है छन-छन कर, अब ऐसा लगता है कि दुबई का व्यापार जो आज की डेट में है, वो आधे से भी कम हो चुका है। जी, वैभव। बिल्कुल हकीम जी के पास चलते हैं। सर, ट्रंप का कहना है कि इतने आर्थिक हमले हम करेंगे ईरान पर कि उसको दुनिया से अलग थलग कर देंगे, पूरी तरह से काट देंगे। और उनका यह भी कहना है, उनकी ये नई धमकी है कि जो भी देश ईरान का साथ देंगे वो भी नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। ये ट्रंप का हालिया बयान है। पहले भी हम आपसे इस पर चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से आर्थिक दिक्कतें ईरान में हो सकती हैं। दिसंबर और जनवरी के महीने में वहां पर बड़े प्रदर्शन भी हुए थे। क्या आपको लगता है आर्थिक हमलों से ही ईरान को झुकाया जा सकता है? क्योंकि सैन्य ताकत का इस्तेमाल करके तो अब तक ईरान को झुका नहीं पाए हैं ट्रंप और उनकी सेना। नमस्कार जी, जय हिंद। देखिए, आप लोग जानना चाहिए, ईरान पे तकरीबन 47 ईयर से यानी 1979 से भी सैंक्शंस हैं। ऐसा कभी के कुछ नया कुछ सैंक्शंस नहीं है। हाँ, नेवल ब्लॉकेज किए हैं, ये एडिशनल किए हैं, ऐसा मैं मानता हूं उनके नहीं किए हैं। तो इससे पहले जो अमेरिका ने जो धमकियां दे रहा था कि आर्थिक, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है ईरान को कि इसके धमकियां गिरदार धमकियों से। जब जंग से पहले उतना स्ट्रांग ईरान को, अभी यानी हमारे चैनल्स में देख लीजिए, दुनिया भर के चैनल्स में देख लीजिए कि ईरान 1 महीने से ज्यादा रुक नहीं सकता, ईरान बहुत कमजोर दिखा रहे थे। तो उस वक्त ही ईरान डरा नहीं, कोई रकम का कुछ फर्क नहीं पड़ा ईरान को। तो अब ईरान का पल्ला भारी है। आप सब, पूरी दुनिया को मालूम है सब है कि जंग में ईरान की जीत है। जो मकसद से ईरान आया था अमेरिका, वो कोई मकसद हासिल नहीं किया। ईरान जो मकसद चाह रहा था वो मकसद हासिल कर रहा है। तो इस वजह से कोई ऐसा कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, जितने भी सेक्शंस लगाए वहां पर कोई दिक्कत उतनी, ऐसा जो बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं। वहां पर क्या है, एक कैस्पियन सी भी है, दूसरा चाइना के लिए ट्रेन के रास्ते, रेलवे लाइंस भी हैं, रोड लाइंस भी हैं। वहां पर वो ऑलरेडी चाइना तो इनकार कर दिया है कि अमेरिका को, मैं बिजनेस, ये प्रेशर टैक्टिक्स चलेगी नहीं, हम डील करेंगे। तो ये सब पूरे देखते हुए, हाँ जरूर, जो चाहे ईरान के कंट्रोल में पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। जैसे जैसे ईरान जिसको भी परमिशन दे रहा है वही शिप जा रहे हैं। अगर कोई भी शिप बगैर परमिशन के जाना चाहे उसको मार रहा है। आप देख रहे हैं दिन ब दिन कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ईरान मारता है। तो यही है, जब भी ईरान की नॉलेज में जाओ, ईरान तो बोल रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, जो भी अपने दोस्तों के लिए, जो भी अपनी दोस्तों के लिए अपनी परमिशन नहीं लेंगे ईरान का, तो वो मारेगा। ऐसा ये पूरा तरह 100% ईरान के कंट्रोल में ही है। उसके बाद नेवल ब्लॉकेज जो है वो किया हुआ है। हाँ, ये तो जरूर ईरान के जो बड़े जनरल्स हैं और वो सिक्योरिटी नेशनल काउंसिल के चीफ भी, उन्होंने बताया कि वी आर वाचिंग, हम देख रहे हैं। अगर इससे ज्यादा, अगर ऐसे ही नेवल ब्लॉकेज वगैरह कुछ ज्यादा बढ़ाए, अगर जंग का कुछ भी थोड़ी भी हरकत किया या कोई गलती की, तो हम ऐसे बुरी तरह मारेंगे कि आप देखते रह जाएंगे। अब रहा, वो बोलता है कि हर दिन कोई ना कोई बोल देता है कि मैं, अब जब देख लो, कोई भी दीगर धमकियां, जो पहले 40 दिन के वार में कुछ नहीं कर सका, अभी गिरदर धमकियां दे रहा है, जबकि उसको मालूम है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ धमकियां दे रहा। धमकियों के अलावा कुछ भी नहीं चल रहा है। इस धमकियों से कुछ होने वाला नहीं है और ईरान भी बहुत लाइट ले रहा है। कोई धमकी, हाँ, प्रिपरेशन फुल जरूर रखा है। इसको पता है कि फिर से हमला होगा, तो ऐसा नहीं है कि पहले जैसा बातचीत करते रहे, धोखे से हमले किया है। कोई भी हमला है ना, धोखे के अलावा नहीं किया है। इससे पहले इसराइल हो या अमेरिका हो, धोखे से ही हमला कर रहा था। जब भी बातचीत में बैठता था धमके कर दिए। अब ऐसा नहीं होगा। अब ईरान बोल रहा है, तो जो भी डिफेंसिव में था अभी थोड़ा अभी ऑफेंसिव में भी आ रहा है। जैसे कि लगा के बूट्स ऑन ग्राउंड बोला, देखे कहां से आने वाला है, कुर्दिस्तान इराक बॉर्डर के साइड पे। जब ईरान गया ऑफेंसिव में जाके पूरी तरह इराक के अंदर जाए, जितने लोगों थे उनको मार के, जितने कमांडर थे बहुत सारों को उठा लिया, मार के आया वहां पे। इसी तरह देखा जॉर्डन ने, पूरे खाड़ी देश में जितने भी उसके अड्डे थे, जितने भी उसके बेसेस थे, सबको मार दिया। कोई बेस फंक्शनल ऐसा नहीं है। इराक से तो पूरी तरह क्लोज ही कर दिया है। अब बचा था जॉर्डन को भी पूरी तरह मार दिया है। अभी बोल रहे हैं कि वो तो प्रिपेयर करके बैठा हुआ कि अब ईरान में जो अमेरिका का एक पार्ट है इसराइल, उसके लिए अगर कोई गलती किया तो इसराइल को पूरी तरह बमबारी, पूरी तरह जो भी जहां से इंटरसेप्टर्स आ रहे थे वो सब पूरा मार के पूरी तरह प्रिपेयर्ड है।
ऐसा नहीं है कि खामोश बैठा है, वो जो अमेरिका बोल रहा है धमकियां देने दो, मगर उनका जो काम कर रहे हैं वहां पर कोई रकम का कुछ भी नहीं है। जो ये सब बातें हैं अभी देखना, ये तो रुकने वाली तो नहीं लग रही है, जंग तो रुकने वाली नहीं लग रही है, ये तो चलेगी, लंबा चलेगी। जितना लंबा चलेगी उतना इकोनॉमिकली अमेरिका और इसराइल सारी दुनिया पे असर पड़ेगा, ये तो जरूर। अभी अगर उसके कंट्रोल में, अमेरिका कंट्रोल में होता तो वहां पर $1.5 गैलन से जाके $4.5-5 हो गया अब इसकी वहां की लोकल गैसोलीन वगैरह सब चीज के लिए। इसी तरह आप देख लीजिए नेशनल डेप्थ है ना अमेरिका का 40 ट्रिलियन चला गया, यानी कि लोएस्ट इन हिस्ट्री, यानी उसका डेप्थ। ये सब देखते हुए यानी अमेरिका की जो इकोनॉमी टूट रही है, बर्बाद हो रही है, ये सब अमेरिका देखिए अभी क्या है, कोई भी चीज है ना अमेरिका के लिए ये नहीं है कि ईरान जाके अमेरिका को बर्बाद कर देगा, ऐसा नहीं है। अमेरिका की जीत का क्या है, अमेरिकन बेसेस जितने भी खाड़ी विदेशों में है वो खत्म हो जाए, यूं समझो कि ईरान की जीत हो गई, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अपने कंट्रोल में रखेगा। बस यही चाह रहा है ईरान, वो करके रहेगा। वो बोल रहा है कि दिस इज, वो एमओयू में यही कंडीशंस थे, अब वो साइन कर दिया। उस टाइम पे 40 दिन का जंग में उसको बाहर निकलना था, पाकिस्तान को बीच में डाल के, जब कमजोर हो रहा था, मालूम था उसके पास कोई मिसाइल्स वगैरह सब चीज की कमी हो रही थी, तो वो चीजों में मान लिया था। फिर जाके आप जानते हैं हर दिन, हर वक्त, हर घंटे, दिन भी नहीं, हर घंटे, हर हाफ एन आवर उसके स्टेटमेंट बदलते रहते हैं। इस स्टेटमेंट से कुछ भी नहीं है। बोल दिया था कि खाड़ी है ना, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिकन टेरिटरी बन जाएगी, इन्होंने बोला कि आग लगा देंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये सब बातें चलते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। प्रोजेक्ट टैटिक्स भी ज्यादा देर चलने वाली नहीं है, इसमें ईरान का ही फायदा है, ये प्रोजेक्ट टैटिक्स में ईरान का ही फायदा है। जंग कितने दिन चलेगी नहीं, कितने दिन नहीं, इसको लेकर एक सर्वे भी हुआ है। मलिक सर, अभी हालिया जो सर्वे हुआ है अमेरिका में, उसमें 33% अमेरिकियों ने ट्रंप के कामकाज को अपनी मंजूरी दी है, 64% लोगों ने उनके कामकाज को नापसंद किया है। अगर हम इस युद्ध की बात करें तो 5 में से 1 अमेरिकी का मानना है कि ईरान के खिलाफ युद्ध करना सही फैसला था। सिर्फ 1 का मानना है 5 में, 4 का कहना है कि नहीं, गलत फैसला था। 80% अमेरिकियों का यह भी मानना है कि यह युद्ध अभी लंबा चलने वाला है। क्या आपको लगता है कि शुरुआत जिन उद्देश्यों के साथ हुई थी इस युद्ध की, वो उद्देश्य तो पूरे हो नहीं पाए अमेरिका के, अब ट्रंप खुद फंस गए हैं? देखिए वैभव जी, इनको हमें ना थोड़ा सा पार्ट्स में समझना पड़ेगा जी। जो चीज हो चुकी है उसको वापस तो नहीं किया जा सकता, वो उसको एनालाइज जरूर किया जा सकता है। एनालिसिस ये है कि देखिए, ट्रंप साहब ने जब ये युद्ध शुरू किया था इजराइल के साथ मिलकर, उस टाइम मकसद था रिजीम चेंज। निश्चित रूप से आज मैं कन्विंस हूं, कम से कम जितनी मेरी समझ कहती है, वो इसलिए था कि देखिए क्या हो रहा है कि झगड़े की जड़ ये इजराइल वाला मकसद है, जो इशू है वो सेंटर फोकस में रहा। देखिए पहली बात तो ये है कि 79 के बाद से 79 में रजा पहलवी के उस टाइम का जो एक्चुअली शासन कुशासन में बदलता है, जब लंबे टाइम तक कोई वहां पर शासन में बना रहता है, और जब कोई भी शासक ग्रांटेड लेने लगता है जनता को, तो वो कुशासन में ही बदलने लगता है। तो एक तरह से देखा जाए उसकी परिस्थितियों के हिसाब से 79 में जो इस्लामिक क्रांति आई थी, तो उसमें जो लोगों को इकट्ठा किया गया, कंसंट्रेट किया गया, तो ये कहकर नहीं किया गया कि अच्छी सुशासन के लिए, उनको एक्चुअली वहां पर इस्लामिक क्रांति, सो इस्लामिक क्रांति का नाम दिया, सो दैट इस्लाम के नाम पे सभी लोग एकजुट रहे, और हुए भी। लेकिन इसका रिपरकशन क्या हुआ कि ईरान ने एक ऐसी पॉलिसी अपना ली जिसको ओपन लिखा था, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। मेरा अपना मानना यह है वैभव जी कि जो फिलिस्तीन को सेंटर स्टेज में रखा गया, फिलिस्तीन का मुद्दा कोई सुलझाना ही नहीं चाहता, उसको तो एक लाइव अंगारे की तरह जीवित रखना चाहते हैं ताकि उसकी हीट आसपास फैलती रहे और उस पर रोटियां सेकी जा सके। यही हुआ है। आप जॉर्डन से ले लीजिए, मिस्र से ले लीजिए, कोई आदमी उनको हेल करने के लिए तैयार नहीं है। बात यह है कि आज भी मेरा मानना है कि यह बात भड़की कब से, 1900 जो इजराइल के अंदर जो अक्टूबर का जो इशू हुआ, हमास ने जो दावा बोला, एक्चुअली इजराइल के अंदर बहुत सारे फिलिस्तीन भी आज भी काम करते हैं, और उस टाइम तो बहुत ही ज्यादा संख्या में काम करते थे। जब यह अटैक हुआ तकरीबन 20-22% फिलिस्तीनी उनके सिस्टम में काम करते, चाहे वो फाइनेंशियल सिस्टम हो या वहां का देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है, या कोई भी सिस्टम ले लीजिए, किसी देश को चलाने के लिए अनेकों सिस्टम होते हैं। तो जब यहां से हमास ने जो आग उगली और हमास ने ये किया, तो इजराइल को फ्री हैंड मिल गया, लाइसेंस मिल गया। क्योंकि देखिए इजराइल छोटा सा कंट्री है, छोटी सी पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है।
तो आज अगर ये चाहता ईरान तो ईरान अपने मुद्दों को सुलझा सकता था बैठ के और अमेरिका सीन से आउट हो जाता। तो अगर ईरान अपने देशों को लेकर, खाड़ी के देशों को, सऊदी अरब को लेकर, यूएई को लेकर, जो मजबूत इकोनॉमी है इस पूरे खित्ते की, उनको लेकर सुलझा, अगर इसको अमेरिका को आउट करना था तो उनसे बैठ के बात करके अपने इश्यूज को टेबल पर लेके आ सकते थे। लेकिन क्या हो रहा है कि ईरान के मन में एक वहां पे जिसको कहते हैं ना आम भाषा में चौधरी बनने की जिद है पहले से ही है, क्योंकि चौधरी बनने के ये 4 स्तंभ है। सऊदी अरब कहता है कि इस्लाम मेरे यहां से शुरू हुआ तो मैं ही बनूंगा। तुर्की कहता है कि नहीं, ऑटोमन एम्पायर मेरे यहां से लीनिएज है तो मैं बनूंगा। पाकिस्तान कहता है कि ये नया चौधरी जो पाकिस्तान है ये कहता है नहीं, इस्लामिक एटम बम तो मेरे पास है तो मैं अपराइज रखता हूं। ईरान कहता है नहीं, मेरे पास तो एक लंबी सभ्यता है तो इस्लामी मुल्क का मैं लंबरदार हूं। तो ये कहानी पहले चल रही थी, यही हुआ, लंबा युद्ध चला ईरान इराक के बीच में 9 साल तक चला, लेकिन ईरान उसमें भी नहीं दबा। ये बात बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं कि ईरान एक सभ्यतिक कंट्री है, सभ्यता है, लोग वहां के बड़े जीवंत है। लेकिन हो क्या रहा है कि देखिए किसी भी देश की पॉलिसी गवर्न करती है वहां के शासक से, यानी हेड ऑफ द स्टेट से। हेड ऑफ द स्टेट ने कन्फ्रंटेशन का रास्ता अपनाया कुछ कंट्री के साथ, इजराइल के साथ भी उन्होंने यही किया। और इजराइल के साथ जब इजराइल को अपना अस्तित्व का खतरा नजर, उसके साथ जुड़ गया अमेरिका। जुड़ा हुआ है, पहले से जुड़ा हुआ है अमेरिका, वो आपको अलग नहीं कर सकते। तो अमेरिका ने जब अटैक किया उसका आकलन मुझे क्या है आज पता चलता है। देखिए आप फ्यूचर का आकलन लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं, लेकिन उस प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में आप गारंटी एश्योर नहीं कर सकते। तो आज लगता है कि अमेरिका का असेसमेंट गलत था। ईरान के पास एक तरह से जो उसने एक मोज़ेक पद्धति अपनाई, उसके अंदर 31 प्रोविंसेस है तो 31 इकाई उसने लड़ाई के अपना बनाई हुई है। क्या होता है कि जब सेंट्रलाइज्ड मॉडल होता है किसी अथॉरिटी का तो उसको उसको नेस्तनाबूद करना कंपैरेटिवली आसान होता है कि आप टॉप एचेलॉन को किल कर दीजिए तो बाकी शैम्बल्स में आ जाते हैं। यहां पे हर मौजिक यूनिट अपने आप में एक डिसीजन मेकिंग यूनिट है और आईआरजीसी एक हार्डलाइन फैक्शन है जो कि इतना हार्डलाइन है कि वो किसी चीज पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता। देखिए मेरे ख्याल से ईरान ने वो गलती करी जो यूक्रेन ने की। यूक्रेन बैठता अपने पड़ोसी के साथ अपने इश्यूज को समझाता तो आज ये हालत ना होती। मजा कौन ले रहा है इसमें पूरे सीन के अंदर? पूरे यूरोपियन कंट्रीज, खासकर अमेरिका। जैसे रूस आज यूक्रेन से थोड़ी लड़ रहा है, यूक्रेन के माध्यम से वो पूरे नेटो कंट्री से उसके पीछे जो खड़े अलमदार उनसे लड़ रहा है, अमेरिका से लड़ रहा है। इसलिए रूस पूरा सपोर्ट करना चाहता है, कर भी रहा है ईरान को, ताकि वो उसका दुश्मन यानी अमेरिका जो इनडायरेक्टली उसको पीछे से सपोर्ट कर रहा है तो उसको भी वीकन किया जाए। कभी भी अमेरिका ये थोड़ी चाहता है कि रूस हार जाए या रूस जीत जाए, वो चाहता है रूस उलझा रहे। यही हवा अब यहां पे आ गई है। आता हूं अमेरिका पे। देखिए ट्रंप प्रशासन ये चाहता है कि ये नवंबर तक ऐसे ही युद्ध चलता रहे, कभी युद्ध हो गया, कभी शांति, कभी युद्ध। कारण है उसका, कारण ये है कि जैसे ही एमओयू हुआ था, एमओयू के पक्ष में जितने भी पॉइंट थे उसमें से 90% पॉइंट अमेरिका के खिलाफ थे, यानी ईरान के पक्ष में गए। तो वाई होने लगी, अमेरिका में इसका बैकलैश शुरू हो गया। तो ट्रंप साहब को लगा कि नहीं, मैंने G7 के शिखर सम्मेलन में वाई लूटने के लिए साइन तो कर दिया। तो जैसे ही ईरान ने एक गलती की, वहां से 2 शिप पर अटैक किया, 3 दिन के बाद ही अमेरिका शुरू हो गया। और अमेरिका आज ये चाहता है कि कम से कम नवंबर तक अगर खिंच जाएंगे इलेक्शन में, ट्रंप साहब अपने आप को कम से कम हारा तो नहीं दिखा सकते, अगर वो जीता भी नहीं दिखा सकते। तो उनकी पॉलिसी ये है कि 2 पॉलिसी है उनकी इस टाइम, मुझे लगता है। जो एक तो ये है कि ये हिट एंड रन का जो पद्धति है ये चलती रहे नवंबर तक, और दूसरी ये है कि वो चाहते हैं बाबल अल-मंदेब पे ईरान और अटैक करे, हूती और अटैक करे, ताकि वर्ल्ड कम्युनिटी उसको उसमें खींचा जा सके। ये वर्ल्ड कम्युनिटी अपने आप मजबूर हो जाएगी, क्योंकि लोगों के बहुत लार्ज स्टेक्स है, ऑयल ही नहीं पूरा का पूरा बिजनेस इस पे लगा हुआ है। हालांकि अभी अमेरिका का जो लगा हुआ है उससे ईरान को तकरीबन 140 से 160 मिलियन डॉलर नुकसान हो रहा है, लेकिन उसको जो ऑक्सीजन मिल रहा है वो चाइना से मिल रहा है, हार्डवेयर, लाइव इंटेलिजेंस, लाइव फीड, और रशिया से मिल रहा है, नॉर्थ कोरिया से मिल रहा है। देखिए देशों के मित्र तो बनते हैं, कोई भी देश अलग तो होता नहीं है। अगर आपके कुछ एडवर्सरी है तो उसके एडवर्सरी आपके मित्र बन जाते हैं। तो यही आज हो रहा है कि ईरान इसलिए खड़ा है कि उसको मिलिट्री हार्डवेयर, उसको मिलिट्री अपग्रेडेशन, उसका रिप्लेसमेंट जारी है। कहां से? ये 2-3 कंट्री से। और दूसरी चीज ये है कि ईरान के खिलाफ जो अमेरिका का जो लॉबी है, अमेरिका इस टाइम अलग थलग इसलिए दिखता है कि क्योंकि ईरान अटैक नहीं कर रहा है। लेटेस्ट यही है कि यूएई ने टफ स्टैंड लिया है, जो कि मुझे लगता है ईरान को इकोनॉमिकली हिट करेगा। वर्ल्ड को तो इस पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा इसका ईरान को भी प्रभाव पड़ेगा।
जी वैभव जी। बिल्कुल मलिक सर, एक छोटा सा सवाल आपसे और हकीम रजा जी का कहना है कि युद्ध लंबा छिड़ेगा तो फिर अमेरिका और इजराइल को उससे ज्यादा नुकसान होगा। आपके हिसाब से अमेरिका को लेकर जो तमाम खबरें आती हैं कि उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम में उतने ज्यादा इंटरसेप्टर बचे नहीं हैं, अगर ईरान हमला करेगा तो कैसे बचाव करेगा अमेरिका अपने सैन्य अड्डों की, क्या ये सब खबरें सच हैं? अमेरिका जंग में इसलिए रुका था क्योंकि वो हमलों को रोक पाने में सफल नहीं हो पा रहा था, उसके पास इंटरसेप्टर्स की कमी हो रही थी, उसके जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो तबाह हो रहे थे वो? वैभव जी, हर देश के पास ना एक रेड और ग्रीन बुक अपनी होती है, जिसमें वो दुश्मन का आकलन करता है और प्लस माइनस उसके बेसिकली उनके जो थिंक टैंक्स है वो उसके अंदर अपना रिकॉर्ड करते हैं चीजों को। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि कोई भी मिसाइल बनाने में ये ओवरनाइट पटाखा नहीं है कि बना दिया और ओवरनाइट हमने प्रोडक्ट शुरू कर दिया। निश्चित रूप से मिसाइल्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इंटरसेप्टर्स दे आर आल्सो मिसाइल्स, और एटी डिफेंस सिस्टम से दे आर आल्सो इक्विपमेंट, रडार सिस्टम से अगर नष्ट हो जाता है, जैसे कि ईरान ने शुरू में ही जॉर्डन के अंदर इनका बहुत बड़ा एक एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट किया था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं। मानता हूं इस बात को कि यस, एसेट्स टेक्स टाइम्स टू क्रिएट, लेकिन किसी देश के अंदर कितनी मिसाइल्स है, कितने इंटरसेप्टर्स है, ये बहुत अति कॉन्फिडेंशियल टॉप सीक्रेट चीज होती है। मुझे नहीं लगता कि ये सब एक कयास है। निश्चित रूप से अगर वहां पे यूज हो रही है मिसाइल्स और इंटरसेप्टर यूज हो रहे हैं तो कमी तो आएगी, लेकिन कितना उसके जखीरे में, इन्वेंट्री में है, इसको तो मुझे नहीं लगता कि कोई ठीक ठीक आकलन इसका कर सकता है, अनलेस कोई अंदर का ही यानी भीतर भेदी ही बाहर की इंफॉर्मेशन को बाहर दे दे। मुझे नहीं लगता कि ये ठीक आकलन है। दूसरी बात है, अमेरिका को मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा फर्क पड़ रहा है। अमेरिका को फर्क पड़ता है क्योंकि वार अमेरिका की इकोनॉमी है, पैरेलल इकोनॉमी है, और ये उसने हर युद्ध के अंदर प्रूव किया है। जब जब युद्ध हुए हैं अमेरिका की इकोनॉमी उन युद्धों के बाद और ज्यादा तेजी से आगे गई है। ये हम रिकॉर्ड के हिसाब से कहते हैं, जो डेटा अवेलेबल है ओपन सोर्स में अवेलेबल है। दूसरी बात है, आज तो इकोनॉमी के अमेरिका के पास तो देखिए गैस का भंडार की ऑर्डर्स की लाइन लग चुकी है। तेल अमेरिका का कई गुना बढ़ चुका है, तेल का एक्सपोर्ट। तो देखिए, अमेरिका को मुझे लगता कोई खास फर्क पड़ रहा है। जरूर वहां पे गैसोलीन वगैरह तेज उसके दाम बढ़े हैं और महंगाई का भी आंकड़ा वहां पर बढ़ा है, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि अमेरिका को इतना नुकसान होगा जितना कि ईरान को होगा। जी बिल्कुल, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हकीम रजा जी, अभी आपसे मैंने सवाल किया था कि अलग थलग करने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं ईरान को, बहुत पहले से ही कोशिश हो रही है। आपने खुद ही बताया कि 40 साल से ज्यादा वक्त से प्रतिबंधों का सामना कर रहा है ईरान अमेरिका के, लेकिन युद्ध की शुरुआत के बाद हमने देखा था कि वैश्विक समुदाय के कुछ लोग, कुछ देश ईरान के समर्थन में भी आए थे। स्पेन में काफी नाराजगी दिखी थी इस युद्ध को लेकर, भर्त्सना की गई थी इजराइल की, अमेरिका की। कई सारे और देश हैं जो नेटो के सदस्य हैं, वो भी ईरान का थोड़ा बहुत हिमायती बनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब जंग शुरू हुई, जंग इतना लंबा छिड़ी और ईरान ने जब अपने सहयोगी या कह लें पड़ोसी देशों पर निशाना बनाया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, कतर, कुवैत, बहरीन हो गया, जब वहां पर ईरान की मिसाइलें गई, ड्रोन्स गए, तब कहा गया कि ये बहुत ज्यादा हो गया, इन देशों को ये सब चीजें पसंद नहीं आई। क्या आपको लगता है कि जैसा कि यूएई ने स्टैंड लिया है, अभी जैसा कि मलिक सर बता रहे थे, धीरे धीरे मध्य पूर्व के ज्यादातर मुस्लिम देशों में ईरान को लेकर नकारात्मक छवि अब बन रही है? देखिए, ये जो यूएई हो या गल्फ हो या मुस्लिम देश हो, अमेरिका और इसराइल जब दुनिया के बड़े ताकतें कुछ नहीं कर सके ईरान का, तो ये बच्चे, ये मच्छर हैं इनके साथ, ईरान के सामने। ये सब अमेरिका और इसराइल के सामने तो बच्चे हैं। बच्चे क्या ही कर लेंगे ईरान को, ये याद रख लीजिए। जो दुनिया के सुपर, आप सब दुनिया मानते हैं कि दुनिया की सबसे एयर पावर टेक्नोलॉजिकली हर एंगल में अमेरिका और इसराइल, ये दोनों मिलके, उसके साथ में पूरा नाटो, पूरा अरब देश साथ में ही थे, पूरे बेसेस देखे थे, पूरे का पूरा अरब देश ईरान, इसके अमेरिका के साथ ही जंग लड़ा गया ईरान के खिलाफ। अब ये इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। थोड़ा मैं जरा डिटेल में बता दूं, जैसे कि हमारे बताए थे, तो उसमें मैं भी थोड़ा इसको डिटेल बोल दूं कि देखिए 1979 से जब रेवोल्यूशन आया, ये इस्लामिक रेवोल्यूशन नाम था, मगर उसके आड़ में आप देख लीजिए तकरीबन 9 साल इराक के साथ, इराक ने कभी भी ईरान किसी के साथ जंग में गया नहीं। इराक आया, हमला किया, उसके पीछे अमेरिका, पूरी दुनिया इंक्लूडिंग रशिया भी इराक के साथ ही था। तकरीबन 9 साल युद्ध लड़ा। उसके बावजूद भी इतने सैंक्शन, 50 साल से सैंक्शंस हुए, उसके बावजूद आज दुनिया में डेवलपमेंट, एजुकेशन में देख लीजिए, हर एंगल में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पीएचडी रिसर्च सेंटर ईरान के हैं। और पूरी दुनिया में, पूरे आईटी में ले लो, बीटी में ले लो, नैनो टेक्नोलॉजी, आईक्यू में ले लो, पूरे के पूरे कोई भी एंगल में आप देख लीजिए, 79 से पहले जीरो था,
आज हर एंगल में वहां पर लिटरेसी रेट देख लीजिए 99% है, हर एंगल में इतना ज्यादा वो डेवलप किए हैं और उनका एक ही पॉलिसीज बने हुए हैं। वहां का मुल्क का जो आइन होता है ना, आइन में लिखा हुआ है कि जालिम के खिलाफ डट के फाइट करना है, मजलूम का साथ देना। चूंकि फलस्तीनी मजलूम थे, इसराइल ने जुल्म कर रहा था, आप पूरी दुनिया को मालूम है कि आके ऑक्यूपाइड कर लेके जिस तरीके से 1948 के बाद जब यूएन में होने के बाद देख लीजिए जितने भी यूएन में सबसे ज्यादा इसराइल के खिलाफ रेजोल्यूशन हैं, पूरा अमेरिका वीटो कर लेके जा रहा है। वो तो जुल्म जब ज्यादा करता है तो ये मजबूर है कि वहां के आइन के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो उन्होंने पॉलिसी इसमें पॉलिसी के हिसाब से उनको फलस्तीन का साथ दे रहे हैं और जहां भी रेजिस्टेंस मसला हिजबुल्लाह को क्यों दे रहा है, चूंकि आप लेबनान में फलस्तीन है, इसराइल ने जाके हमला किया था, हिजबुल्लाह बना, उनको साथ दे रहा है। जहां पर भी इसी तरह इराक और हाल ही की बात कर लेंगे, हाल ही में इराक और सीरिया में दाइश आईएसआईएस को किसने ट्रेन किया? तुर्की, अमेरिका, इसराइल, इन्होंने ही ट्रेन करके भेजा था। नाम क्या? देखिए यहाँ पर दो टाइप का, इमाम ख्वानी ने बार बार साफ क्लियर बता दिए थे कि दो टाइप इस्लाम है। एक अमेरिकन इस्लाम जो पूरे खाड़ी देश में जितने भी है वो पूरे का पूरा अमेरिकन इस्लाम है। जिस तरीके उसी अमेरिकन इस्लाम में जैसे हिलरी क्लिंटन ने साफ बोला कि वी हैव टेकन दी वहाबी ब्रांड एंड देन वी हैव ट्रेन दी अल कायदा, तालिबान, आईएसआईएस, ये सब पूरे के पूरे इस तरीके के जितने भी है ना जो बेगुनाह को मारता है उसको कहते हैं हम आतंकवाद। वो जो जालिम बोलते हैं वो पूरा उसके खिलाफ ईरान ने देखे गए, ईरान ने अपना मसलन कुछ फोर्स बनाया। किस लिए बनाया? चूंकि वो इराक और सीरिया में लड़ने के लिए कासिम सुलेमानी को भेजे, अब ये करके वहां पर पूरे मार के दिखाया। तो इन्होंने जहां पर भी जुल्म हो रहा है जुल्म के खिलाफ जाके लड़ रहे हैं। एक इसीलिए देखिए डे फर्स्ट से भी क्यों ईरान में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ बोल रहे हैं, चूंकि शैतान है। क्योंकि आप देख लिया अब स्क्रीन फाइल में तो देख लिया जितनी जुल्म, जितनी भी 11 साल के बच्चों को रेप कर रहे हैं, बच्चों को भून के खा रहे हैं, ह्यूमन को भून के खा रहे हैं, अपना खुल के देख ले। यानी जुल्म यानी कितना, यानी कि आप देख रहे हैं कि आप देख भी नहीं सकते। स्क्रीन फाइल्स का देख रहे हैं ना अमेरिका और इसराइल, उसमें एक भी नाम बताइए या ईरान का कोई नहीं है। आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में देखिए, आप पूरे इसराइली नेतन्याहू से लेकर सबके खिलाफ वारंट है, एक भी ईरान का बताइए नहीं है। जो जालिम है ना, इसी तरह आज भी पूरी दुनिया में, यूरोप में हो, अमेरिका में हो, सबके सब मैक्सिमम पॉपुलेशन है ना, पब्लिक है ना, ईरान के साथ है। क्यों? वजह क्या? जो फ्री फलस्तीन के चक्कर में हो या वार के ईरान के खिलाफ वार हो, चूंकि जालिमाना पॉलिसीज चलने वाले नहीं है। ईरान ने भी ये देख लिया, वो देखा कि ये इन लोगों को कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, पावर की लैंग्वेज, ताकत की लैंग्वेज। तो ताकत बनाना, 40 सालों में ताकत पूरी तरह बनाया और देखा बाजू पड़ोसियों में, देखा अफगानिस्तान में, देखा इराक में, देखा 2000 में, सब जिस तरीके से अमेरिका आया तो बोला कि हमें भी एक ना एक दिन हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसलिए इन्होंने प्रिपरेशन किया, सिर्फ मिलिट्री में नहीं, ऑल फील्ड्स में। आज जमाना क्या है? टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ गए हैं, वो बोल रहे हैं कि आओ अब हम टेक्नोलॉजी में उन्हीं के ड्रोन्स, उन्हीं को पूरी तरह उतार के दिखाया, अमेरिका के ड्रोन उतार के फिर डी इंजीनियरिंग किए। ये ईरान की जो टेक्नोलॉजिकल जो हर हैकर्स हर एंगल में ईरान ने जितना डेवलप किया है, अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता, मजबूर है। वो बोल रहे हैं आप क्या, अब क्या है, गीता धन क्या, सिविलाइजेशन को उड़ा दूंगा, ब्रिजेस को उड़ा दूंगा। ये कोई जंग में है ही नहीं। आओ भाई लड़ना है तो मिलिट्री से लड़ो, इनसे इससे लड़ो, नहीं ब्रिजेस उड़ाऊंगा, पानी के इसमें उड़ा दूंगा। यानी ये इससे आप साफ जाहिर होता है कि कितना जालिम है और कितना वो हार चुका है। न्यूक्लियर यूज करूंगा, आज के दौर में कौन बोल सकता है न्यूक्लियर यूज करूंगा? ये है क्या दुनिया के कोई कानून में? तो देखिए ऐसे तरीके के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं ना, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि क्या, तो इसमें पूरी दुनिया के हुकूमतें, चलो अभी नहीं है, पहले से उस जमाने से भी क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब लाठी पहले से क्या था, अमेरिका के पास तो अब खत्म हो गया, उसके पास ऊपर तो रहे भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो अब ईरान पावरफुल बन रहा है, तो अब पूरे देशों को चाहिए, आप पॉलिसीज भी बदल जाएंगे। पूरी दुनिया के पॉलिसीज नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, वो इंक्लूडिंग इंडिया हो, कहीं पर भी हो, जो जीतता है उसी के साथ जाता है। इसीलिए जीत के दिखा रहे हैं कि हम जीतेंगे, इसीलिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज उन्हीं के कंट्रोल में रखे हैं कि जो जीतता वही हिस्ट्री लिखता है। तो इसीलिए ईरान अब पीछे हटने वालों में से नहीं है। एक छोटा सा देश इतना टक्कर दे सकता है, 40 दिन में बराबर ये कर सकता है, तो आगे अब इसके बाद अगर होगी तो ईरान पूरी तरह प्रिपेयर्ड है।
वो फुल्ली प्रिपेयर्ड है कि पता है और होगा, हमें इसके साथ लड़ना है, पूरा रीजनल पूरे फोर्सेस, वो हुतीस हो कहां पर भी ईरान ने पूरे रेजिस्टेंस फोर्स को उसको रोक के रखा है। हुतीस ने बोल रहे थे कि वॉक आउट भी सऊदी अरबिया, पूरा वॉक कर देते हैं, तो ईरान ने बोला नहीं, जल्दी नहीं, आराम से, पता है। देख लीजिए आप, हर जंग में अमेरिका को फायदा होता था, इस जंग में क्यों 40 बिलियन कैसे, 40 ट्रिलियन कैसे घाटे में आ गया? उन्हीं की रिपोर्ट है। तो चलिए, इकोनॉमी डाउन हो रही है ना, बर्बाद हो रही है ना जी। अगले सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं, मलिक सर के पास चलते हैं। मलिक सर, मध्य पूर्व जिसे हम पश्चिम एशिया कहते हैं, वहां पर भी इस युद्ध के बाद स्थितियां बदलती हुई दिख रही हैं। जैसे कि अभी हकीम जी बता रहे थे कि सऊदी अरब ने तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया है, इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है उसे। क्या मध्य पूर्व के उन देशों को अब अपनी असुरक्षा को लेकर चिंता सताने लगी है जहां पर अमेरिका की मौजूदगी है, जहां पर अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं? पहले उन्हें लगता था कि अमेरिका की सेना यहां पर है, उनके सैनिक हैं, तो हमें कोई डर नहीं है, लेकिन उस डर को एक तरह से बढ़ावा दे दिया है अब ईरान ने, और ईरान ने बता दिया है कि अगर अमेरिका के सैन्य अड्डे भी हैं आपके यहां, तब भी हम आप पर हमला करेंगे, आप खुद को नहीं बचा पाएंगे। क्या आपको लगता है कि अब अमेरिका को लेकर मध्य पूर्व के देशों की सोच बदलने वाली है? वैभव जी, मैं थोड़ा जिसको कहते हैं ना रिवर्स इंजीनियरिंग, मैं उसमें बात करना चाहूंगा आपको। देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें अगर ईरान जीतता है तो दो बात निश्चित है। एक बात तो यह है कि वो अपनी नई व्यवस्थाएं बनाएगा तेल के ऊपर, और दूसरी बात यह है कि इन सब जो उसके एडवर्सरी आज की डेट में एडवर्सरी हैं, माने ना माने, जितने भी गल्फ कंट्री है, ईरान गल्फ कंट्री में नहीं आता, जितने भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री है, इनका ईरान के साथ 36 का आंकड़ा है और आगे भी रहेगा। और अगर ईरान इस ऑपरेशन को डोमिनेट कर लेता है तो गल्फ तो है ही, गल्फ ऑफ होर्मुज तो है ही, उसके साथ उसका एटम बम बनना अवश्यंभावी है, बनेगा। 6 महीने लग जाए, 8 लग जाए, या इंटरनेशनल प्रेशर को देखते मित्र राष्ट्रों से संपर्क करके चाहे वो साल 2 साल लगे, एटम बम बनाएगा, विस्फोट करेगा, एक दिन दुनिया को सरप्राइज करेगा। कारण है उसके ये, देखिए, मेरा निष्कर्ष ये कहता है कि एटम बम दुनिया को तबाह करने के लिए नहीं है, कैपेसिटी जरूर होती है इसके अंदर। एटम बम जिस कंट्री के पास है उसकी दुनिया के साथ नेगोशिएट करने की पावर ही चेंज हो जाती है, उसका प्लेटफॉर्म ही चेंज हो जाता है, लेवल अलग हो जाता है। तो पहली बात ये, भले ही जो वहां के जो धार्मिक गुरु थे पहले, वो कहते थे कि उन्होंने फतवा दिया हुआ है कि हम एटम बम नहीं चाहिए। अगर फतवा दिया हुआ था, लेकिन जितने ये डॉट्स आए हैं कि आप 60-65% पे उसको एनरिचमेंट को लेके गए, मैक्सिमम 17 से 18% चाहिए होता है रिसर्च और मेडिकल, उसके लिए आपको एनरिचमेंट। तो आप 60-65 से क्यों लेके गए? कहने का मतलब मैं कोई नहीं हूं, मैं एक असेसमेंट कर रहा हूं। तो ये आपके इंटेंशन दिखाता है कि फतवा वगैरह तो एक सामने वाला पर्दा था, उस पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, ये हम सब इससे कंक्लूड कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, देखिए, आज अमेरिका और ईरान की स्टेशन में, अगर अमेरिका, ये तो मैंने बताया कि अगर ये जीतता है, अगर डोमिनेंस होता है ईरान का, अगर अमेरिका हारता है, इसी का दूसरा पक्ष है जो हम अभी एक्सप्लेन किया। अगर अमेरिका यहां से डाउन होता है तो उसकी व्यवस्था नीचे जाएगी, उसकी अर्थव्यवस्था में डेंट मेजर होगा, क्योंकि गल्फ कंट्री जो जीसीसी कंट्रीज का व्यापार, तेल का व्यापार पेट्रो डॉलर में जो होता है, वो पेट्रो डॉलर इनपुट होता है डॉलर के लिए। दुनिया में डॉलर की डिमांड बनाने के लिए पेट्रो डॉलर का बहुत बड़ा हाथ है। और ये पूरी कुछ महीना माने सारा झगड़ा, सारी लड़ाई तो अर्थव्यवस्थाओं की है। अर्थव्यवस्थाओं के लिए मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं, जितने भी ये क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस होते हैं, सारे अर्थव्यवस्था उसकी सिक्योरिटी के लिए होते हैं। पूरा का पूरा जो झगड़ा रशिया यूक्रेन बनाम अमेरिका बनाम नेटो जो चल रहा है, ये अर्थव्यवस्था का झगड़ा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि रशिया शुड डाई इट्स ऑन डेथ, और लड़ता रहे, झगड़े में से चलता रहे और अपने डिप्लीट होते रहे उसके साधन। यही बात यहां पे है। तो अमेरिका क्या, जब मैंने कहा ना रिवर्स इंजीनियरिंग, तो अगर एम ये है कि अमेरिका यहां से अगर कमजोर होकर निकलता है तो समझ ले डॉलर का सिंहासन डोलेगा, और डोलेगा, इसको तेजी और मिलेगी ब्रिक्स के थ्रू, जो कि डी डॉलराइजेशन, जिसको हम आम भाषा में बात करते हैं, डी डॉलराइजेशन होना शुरू हो जाएगा। क्या अमेरिका इस स्थिति को सहन करेगा? अगर करेगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो छोड़ के चला जाए आज ही। अगर नहीं करेगा तो उसके अपनी स्थिति को बचाने के लिए वो क्या क्या करेगा, वो पूरे, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जीसीसी कंट्रीज के अंदर जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी वो बस्ट हो गई है, वो एक तरह से देखा है ध्वस्त हुई है। क्योंकि जितने भी अरब कंट्री हैं, इन्होंने डायरेक्ट ईरान के ऊपर अटैक इसलिए नहीं किया, इनके पास जितनी भी फोर्सेज है, अलग अलग कैपेसिटी है अलग अलग देश के पास, क्योंकि इनका शायद अमेरिका ने इनको विश्वास में लिया हुआ था कि
मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन ग्राउंड पे थोड़ी सी वैभव जी चीजें दूसरी हो जाती है। जब चीजें साधनों पे आती है, देखिए कोई भी ग्राउंड फोर्स यहां इन्वॉल्व नहीं है किसी भी कंट्री की। तो जब साधन होते हैं, एयर वारफेयर लड़ा जा रहा है, थोड़ा सा नेवल वारफेयर लड़ा जा रहा है, तो एयर वारफेयर में आपके साधन डिप्लीट होते हैं। और कोई भी साधन, कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो 100% आप प्रूफ कह सकते हो। आयरन डोम भी ऑलमोस्ट 85 to 90% की एक्यूरेसी देता है, एफिशिएंसी देता है। आप कोई भी टेक्नोलॉजी लीजिए, हर टेक्नोलॉजी की एक लिमिटेशन होती है। और ईरान ने एक चीज में बड़ी कामयाबी पाई है, कामयाबी पाई है, जो कि हमने लास्ट ईयर ऑफ सिंदूर में देखा था, जब तुर्की ने हमारे खिलाफ एक तरह से पाकिस्तान को जो ड्रोन्स थे उनकी एक तरह से सप्लाई अंधाधुंध कर दे रही थी, उसको हमने किस तरह से मार गिराया था। लेकिन इस लो कॉस्ट वारफेयर को अमेरिका टैकल ठीक से नहीं कर पाया, ना ही उनके एसेट्स यानी उनके जो एयर डिफेंस एसेट्स थे अलग अलग कंट्री में, ना ही वो कर पाए। तो यहां पर ईरान सक्सेसफुल हो रहा है, और यही उसकी आज तक टिकने का एक जो कहते हैं ना एक जादू है, वो यही है। लो कॉस्ट वारफेयर में ईरान ने बाकी कंट्रीज को एक तरह से उनको एंगेज किया है, और एंगेज भी पिन पॉइंटिंग किया है। आज की डेट में पिन पॉइंटिंग वारफेयर बहुत इजी है, जब से ये जीपीएस चीज आई है। ईरान के पास अपना जीपीएस नहीं है, सैटेलाइट नहीं है, लेकिन कहां से आ रही है ये लाइव जो फीड है, लाइव इंटेलिजेंस है, ये आ रही है चीन से, रशिया से। और एक तरह से देखा जाए, मुझे तो सरप्राइज नहीं होगा, ऑफ सिंदूर में हमारे खिलाफ तुर्की के ऑपरेटर बैठे हुए थे, वो फायर कर रहे थे ड्रोन्स का। चीन के ऑपरेटर्स बैठ रहे थे जो मैन कर रहे थे एयर डिफेंस को हमारे खिलाफ। यही मैं उम्मीद करता हूं कि इन देशों के जो मैन पावर एसेट्स हैं, वो भी ईरान के अंदर उनको सपोर्ट कर रहे होंगे, क्योंकि मित्र राष्ट्र हैं, दोस्त हैं उनके। तो यही मैं देखते हुए मैं ये देखता हूं कि क्या अमेरिका यहां से अपनी लुटिया डुबोकर जाएगा, ये सवाल अभी सोचने वाला है। अगर जाएगा तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं जाएगा फिर ऑपरेशन जारी रहेगा। और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका यहां से एक ऐसा धब्बा लेके जाए, या ट्रंप साहब ऐसा धब्बा लेके जाएंगे कि जो उनको युगों तक उनकी अमेरिकन जो जनता है उनके ऊपर थू थू करे। जी वैभव। बिल्कुल, हकीम जी के पास चलते हैं। उनसे एक सवाल है। हकीम जी, ईरान की ओर से कहा गया है कि हम एक टैक्सी ड्राइवर पर भरोसा कर लेंगे, लेकिन ट्रंप पर अब भरोसा नहीं करेंगे। मैं बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को सुन रहा था, उनका कहना है कि ईरान अब इस रणनीति पर भी काम कर सकता है कि 2-3 साल जैसे तैसे खींच लो, जब तक ट्रंप व्हाइट हाउस में है। जब ये चले जाएंगे तब अमेरिका से बात की जाएगी। इन पर तो भरोसा कर नहीं सकते हैं। देखिए, अभी ये कोई 50 साल से ट्रंप नहीं थे, 50 साल से सैंक्शंस हैं, ये अमेरिकन पॉलिसीज उस टाइम से भी डाउन विद अमेरिका बोल रहे हैं। क्या अभी नया नहीं है ये नारा, ये पता है उनको। ट्रंप साहब ने उनकी जो छवि थी ना, ये अमेरिका की जो विखार था ना, वो खत्म कर दिया। अमेरिका का जो अभी है ही नहीं कोई, यानी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट पे वो बोलेगा तो जोक ले रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं ना टैक्सी ड्राइवर। यही है हाल ईरान की, टैक्सी ड्राइवर की इस पर भरोसा करते हैं, दूसरों पे भरोसा नहीं करते। ये ट्रंप साहब ने ये किया है, ऐसा कुछ नहीं है। अब रहा एक चीज मैंने बता देता हूँ, न्यूक्लियर का है जो इश्यू है, क्योंकि उनके पास सलाहियत, तो बताना चाहते थे हम ये टेक्नोलॉजी में हम चाहे तो एनी मोमेंट कभी का बना देते थे। हमारे इस्लाम में हराम है, हम नहीं, क्योंकि इंसानियत के खिलाफ है ये। कोई इस्लाम वगैरह छोड़ दीजिए, इंसानियत के खिलाफ है, क्योंकि इंसानियत को तबाह करना, इसलिए हम नहीं बनाएंगे। हमारे पास न्यूक्लियर कुछ भी नहीं, उससे बड़े हमारे पास वेपन्स हैं। तो इसके लिए वो 60% भी बना के बताए, हम चाहे एनी मोमेंट हम बना सकते हैं। तो ईरान कभी भी न्यूक्लियर बनाने के हक में नहीं है और बनाएगा भी नहीं। दूसरी बात क्या है, अभी हो सकता है सितंबर में ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस हमारे इंडिया में ही होने वाली है, उसमें चांसेस हैं ईरान प्रेसिडेंट भी आने वाले हैं। उसमें अगर हिंदुस्तान थोड़ा साथ दे देगा, अगर ब्रिक्स करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी तो डॉलर इसका खत्म हो जाएगा, यानी दिवालिया। अभी देख लीजिए, जो भी युआन में या यूरो में डीलिंग करा, उन्हीं को फ्लाइट शिप्स जाने दे रहा है ईरान। इस पर अभी तो पेट्रोल डॉलर को तकरीबन आधे से ज्यादा कब खत्म कर दिया है, ऐसा नहीं है कि है। अभी दूसरी बात क्या है, शॉर्टलेट की बात रहा, यानी कि जो ये बोल रहे हैं, ये ऑलरेडी आप देख लीजिए, 2 साल के आप स्टडी कीजिए, आप जाके ईरान के ऊपर कई शॉर्टलिस्ट भेजा हुआ, ये खुद मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चीन और रशिया पे डिपेंड नहीं, पता है उनको कभी भी कुछ भी हो सकता है। चीन को ताइवान दे दे तो पीछे हट जाए, रशिया को यूक्रेन दे दे तो पीछे हट जाए। ईरान खुद पता है उनको, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है बोल के। तो ईरान खुद अपने बलबूते पे पूरे शॉर्टलिस्ट भेजा हुआ है। आप देख लीजिए, कई शॉर्टलिस्ट, एक नहीं दो नहीं, कई शॉर्टलिस्ट भेज चुका है।
वहीं से अपनी टेक्नोलॉजी खुद अपने आप पे डिपेंड है। हाँ, जरूरत पे कोई भी हर स्टेशन है, जो जो जरूरत होती है लेते हैं। वो क्लियर बोल दिया है कि हम कोई किसी पे डिपेंड नहीं, टोटली हम अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ऐसा कोई रकम का कुछ भी इसमें है ही नहीं, देयर इज दूसरी थॉट है ही नहीं, ये क्लियर है जी। चलिए आखिरी सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, मलिक सर के पास चलते हैं। मलिक सर, आखिरी सवाल मेरा भारत से जुड़ा हुआ है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इस्लामिक नेटो का हिस्सा बन गया है। इस युद्ध के दौरान हमने देखा कि बढ़ चढ़कर उसने मध्यस्थता की कोशिश की। इस्लामाबाद में एक सम्मेलन भी हुआ, शांति वार्ता की बात भी हुई। मुनीर खुद ईरान भी गए और उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति से उनकी अच्छी खासी बनती भी है। क्या आपको लगता है कि ऐसे उथल पुथल वाले वैश्विक दौर में, जब कई सारे युद्ध चल रहे हैं, भारत को भी ये विचार करना चाहिए, कुछ मित्र राष्ट्रों से अपना एक गठबंधन तैयार करना चाहिए कि किसी भी विषम परिस्थिति में उनका सहयोग लिया सके? 25 में हम छोटी सी जंग लड़ चुके हैं। वैभव जी, आज मैं एक प्लेटफॉर्म पे बैठा था, वही चीज आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। देखिए क्या होता है, कोलिशन एग्रीमेंट में वो लोग जाते हैं जो अपने आप को किसी न सतही तय पर कमजोर पाते हैं। सीधी सी बात है, हम वहां भारत की स्थिति वो है, आज हमने एक्चुअली पिछले 10-15 सालों में, मेरे ख्याल से 2008 के बाद से जो बहुत सारे ऐसे शिफ्ट आए हैं हमारी, खासकर जो फॉरेन पॉलिसी और उसके साथ साथ जो युद्ध नीति है, उसमें ऐसे पॉलिसी कि हम अपने आप को आत्मनिर्भर पाते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, इस बात को समझने का और आसानी हो जाएगी। जो ये जिसको कहते हैं ना इस्लामिक नेटो बना, पहली बात तो इनका नाम देना गलत है, इस्लामिक नेटो। मेरे हिसाब से जो धर्म का जो यूज हो रहा है ना, जो बार बार यूज हो रहा है, ये अपने आप में एक दरार है। इसका इस्तेमाल दुरुपयोग कर रहे हैं लोग, और जो लोग एक तरह से जो मिल जाता है, एक सिक्का मिल जाता है, उसको उछालते रहते हैं। इस्लामिक नेटो भाई, 3 देशों ने वहां पे अपना कोऑपरेशन एक तरह से एग्रीमेंट किया, ठीक है। देखिए टर्की खुश है क्योंकि टर्की, सीरिया जो है ना, सीरिया के जो अल शरा बैठा है वो टर्की का एसेट है। तो टर्की को तो हथियार बेचने हैं, टेक्नोलॉजी बेचनी है। इस टाइम सऊदी अरब बीच में है। सऊदी अरब को अपने संकट से लगने के लिए उसको अपने ऑप्शंस चाहिए। तो टर्की उसके लिए एक ऑप्शन ये है कि टर्की उसको टेक्नोलॉजी, ड्रोन, बहुत सारी चीजें दे सकता है। आज नहीं, और उसके पास पैसे की कमी नहीं है सऊदी अरब के पास। पाकिस्तान से क्यों एफिलिएट हुआ है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो उसको चाहिए। ऑल्दो मक्का के अंदर और सऊदी अरब के अंदर ऑलरेडी उनके 15-16 हजार हमेशा रहते हैं, उनकी फौज रहती है। आज उनकी तकरीबन 24-25 हजार वहां पे मैन पावर है, जो कि ट्रेन यानी मिलिट्री है। तो पाकिस्तान और टर्की से दोनों का एक तरह से फायदा मिलता हुआ नजर आता है सऊदी अरब को, अपने आप को कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए। अब पाकिस्तान आइए, देखिए पाकिस्तान का नजरिया यह है कि एक तो मेरी इस्लामिक एटम बम जो उसकी एक नारा है ना, उसकी धाक जमेगी। दूसरी बात यह है कि शायद वो उसे लगता है कि इंडिया के खिलाफ जब भी कुछ ऑपरेशन नेक्स्ट इंडिया करेगा तो ये दोनों देश तेरे साथ आ जाएंगे। उसको गलतफहमी है, दोनों देश आएंगे लेकिन उसी तरह से आएंगे जो चोरी छिपे अभी तक आते रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में टर्की ने उसे क्या नहीं दिया, शिपमेंट के शिपमेंट भर के आए और हमारे खिलाफ उनके मैन पावर तक इस्तेमाल हुई, उनके मैन पावर फायर कर रही थी हमारे खिलाफ बैठी हुई। दूसरी बात है चाइना इधर से लगा हुआ, ये चाइना भी से नहीं है तो। और दूसरी आते सऊदी अरब। सऊदी अरब से हम ये उम्मीद रखते हैं कि सऊदी अरब हमारा हाथ पकड़े इंटरनेशनल फोरम पे। हालांकि सऊदी अरब में 2-3 संकेत अच्छे दिए हैं कि उन्होंने कश्मीर में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन उसका पाकिस्तान के प्रति जरूरत से ज्यादा झुकाव हमारे हितों के खिलाफ जाता है। इन पूरे सिनेरियो में अगर देखा जाए तो हमारा सबसे नजदीकी मित्र राष्ट्र ईरान है। अगर देखा जाए ईरान इसलिए है कि ईरान की एक तो सभ्यता, हमारी लीनिएज जब हम पढ़ते हैं तो हमसे बहुत मेल खाती है। दूसरी बात यह है कि ईरान से हमारे एनर्जी रिसोर्सेज काफी कुछ भरपाई होती है। तीसरी चीज यह है, लेकिन हमें ईरान से थोड़ी सी और ज्यादा इनिशिएटिव चाहिए। मैं एक इंसिडेंट आपको बताता हूं, हो सकता है कि कुछ मित्रों को ना मालूम हो। ऑप सिंदूर हुआ था अप्रैल 2025 में, पहलगाम हुआ था 22 अप्रैल को, और ये समझिए कि फरवरी के मध्य से लेके मार्च के मध्य तक हमास की पूरी टोली पाकिस्तान में मेहमानों की कदर पा रही थी। जगह जगह घूम रहे थे हमास के लोग, इंटेलिजेंस के लोगों को मालूम होता है। और ये बात यह कि हम ये चाहते थे ईरान से कि ईरान उनके कान खींचे कि भारत के खिलाफ अगर कोई भी तुम इन्वॉल्व पाए गए तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कारण यह है कि आप आतंकवादी जब पालते हो ना, चाहे कोई भी देश हो, पाकिस्तान तो एक खुला ऐसा देश है जिसकी फॉरेन पॉलिसी में टेररिज्म है। यही बात है,
वर्ल्ड पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी ईरान से उम्मीद करती है कि आप हमास हिजबुल्लाह इनको थोड़ा छोड़िए और इनसे दूर होइए, तो वर्ल्ड कम्युनिटी आपके साथ खुल के आएगी। और इनके हिसाब से चक्कर ईरान ने क्या है, हर देश अपनी सहूलियत को आगे बढ़ाना चाहता, फ्यूचरिस्टिक सहूलियत को, इसलिए हूती को उन्होंने मदद की और इसी तरह से हमास को की, इस तरह से हिजबुल्लाह का की और सीरिया के रास्ते की। सीरिया का रास्ता पाइप हो गया बंद। तो मेरा मानना यह है कि अगर ईरान थोड़ी सी अपनी पॉलिसी में ये पॉजिटिविटी लाए तो मेरे ख्याल से ईरान बहुत ज्यादा देश अपने मित्र देश बना लेगा। जी मिस्टर बाबा जी। बिल्कुल। हकीम जी, बातचीत के आखिर में आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो मक्का पैक्ट बना है तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान, इसमें ज्यादातर फायदा पाकिस्तान का है, क्योंकि पूरी तरह फाइनेंशियली दिवाला हो, पैसे यानी बैंकक्रप्ट हो गया था, तो सऊदी बैकअप मिला है इसमें। ये इससे कोई यानी कि ईरान को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ईरान देख लीजिए, हमारे पास जो हूती हो, हिजबुल्लाह हो या हमास हो या भारत को फर्क पड़ना चाहिए इससे? ये पूरे हमारे लिए ये है ना, हमारे हिंदुस्तान में दहशतगर्द नहीं है ये सिर्फ रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं। कोई भी अपना देख लीजिए, कहीं पर भी नहीं है, ये रेजिस्टेंस फोर्सेस है। और कभी भी कोई भी, अब इतने भी देखे, जितने भारत में इराक में हमारे हिंदुस्तानी नस्से फंसे हुए थे, यही लोग हसन शादी ने छुड़ा के भेजा था। जहां भी यमन में भी पूरी तरह हमारे हिंदुस्तान को यही हूतीस ने मदद किया था। ये जितने भी है ना, ये गलत आप देख लीजिए, जैसे दाइश है, मसला तालिबान है, ISIS है, नुसरा है, लश्कर तैयबा है, ये सब संगठन यानी कि गलत काम करेंगे। ये कभी भी हूतीस, हिजबुल्लाह, कभी भी देख लीजिए, उनकी पूरी हिस्ट्री देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कहीं पर गलत काम नहीं किए हैं। अपने रेजिस्टेंस, अपने मुल्क को बचाने के लिए वो लड़े हैं। हूतीस कब बना? जब सऊदी अरबिया बमबारी करना स्टार्ट किया 2015 से कंटिन्यूअसली, तब जाके हूतीस बन के उनके खिलाफ कर रहे हैं। कभी भी गलत कभी काम नहीं करके वो पहले ही डिक्लेयर देते हैं कि ये जो भी कुछ भी है। हाँ, ये जरूर है कि ईरान है ना, पूरी तरह उस जमाने से, आज का क्या भी नहीं, 3000 साल या 5000 साल से हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारा मित्र देश है। यहां तक के इससे पहले, अभी क्या है नहीं मालूम, हमारे नेक्स्ट पार्टनर को जो इसमें है मिलिट्री में, उनको ज्यादा पता है। इससे पहले हमारे ईरान के साथ पैक्ट बने हुए थे। जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग होगी तो ईरान के बेसिस यूज कर सकते थे। अब क्या है स्थिति, आई डोंट नो, अभी की लेटेस्ट नहीं मालूम है। पूरा का पूरा ऐसे ही था, यानी उस जमाने से। ऐसा नहीं है, अगर पाकिस्तान के ऊपर भी हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग होगी तो ईरान के बेसिस यूज कर सकता था हिंदुस्तान। ये पैक्ट था, अभी का पता नहीं है। ये चीजें है ना, हिंदुस्तान से कभी भी ईरान साथी है, कभी भी ये, हाँ, गलती यहाँ कहां पर जुल्म होता है, जुल्म के खिलाफ बोलते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्लियर बोल रहा हूँ। चलिए मलिक सर, कुछ कहना चाहते हैं आप? सॉरी, देखिए, हाँ वैभव जी, देखिए, जो हिंदुस्तान को घेरने की चाइना की जो कहते हैं ना, द पल्स ऑफ द स्ट्रिंग्स हैं, हिंदुस्तान के लिए जो चाबहार था, हमने इसको बड़ी बहुत ही एम्बिशंस के साथ शुरू किया, क्योंकि ये हमको मिडिल ईस्ट के अंदर डेप्थ तक और ऊपर जितने बाल्टिक स्टेट्स है वहां तक, यानी रशिया तक पूरा एक तरह से एक्सेस दे रहा था। और यही देखते हुए, चूंकि अमेरिका, बात सही है, ये जो हमारे हाकिम साहब बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है। अमेरिका जो है एक बहुत ही वाहियात, एक स्वार्थी कंट्री है, वो अपना फायदा देखता है और कुछ नहीं देखता। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन से भारत के हितों को धक्का इसलिए लगा है कि सैंक्शन के कारण हमें चाबहार पे अपना जो हमारा एक तरह कोऑपरेशन था उसमें ढिलाई आई है, कम हुआ है। हम तो अफगानिस्तान को भी सपोर्ट करना चाहते थे पीछे की तरफ से, क्योंकि क्या है कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध कभी ठीक नहीं होंगे बाबा, कभी नहीं होंगे। क्योंकि कारण यह है कि आदमी अपनी रोटी कैसे छोड़ दे। पाकिस्तान की तो रोजी रोटी है इंडिया के खिलाफ लड़ते रहना, इंडिया के खिलाफ बवाल करते रहना, टेररिस्ट एक्टिविटी को करते रहना। तो हम पाकिस्तान को, चाइना हमको सर्किल कर रहा था पाकिस्तान के थ्रू, और हम पाकिस्तान को सर्किल कर रहे थे चाबहार के थ्रू। लेकिन खैर एनीवे, ये हुआ नहीं। हो सकता है आगे ऑपरेशन इस तरह से रहा है कि सिचुएशन बदले और हमारे पक्ष में आए। तो कुछ देश है यूए के अंदर, भारत का देख लीजिए, भारत का कितनी मैन पावर डायस्पोरा यूए के अंदर एक तरह से कंट्रीब्यूट करता है। ईरान के अंदर भी हमारा बहुत है, ईरान से हमारा कोई ऐसा थोड़ी। लेकिन आज की जो स्थिति है उसके अंदर हम अपने आप को ऐसी स्थिति में पाते हैं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हम 85% एनर्जी के लिए डिपेंड करते हैं इंपोर्ट पे, और वो इंपोर्ट हमारा बहुत देशों से है। लेकिन अगर यही स्थिति चलती रही वैभव जी, तो हमें अपने जो एनर्जी के डिपेंडेंस है उसको बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। हालांकि गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि हमारे देश में ना तो कोई लाइन है ना कुछ है, बीच में कुछ हवा जरूर फैलाया गया, लेकिन बाय एंड लार्ज चीजें, थिंग्स हैव बीन मैनेज वेरी वेल। और मुझे लगता है कि हम अपनी चीजें, जैसे ही चीजें नॉर्मल होती है, ईरान के साथ हम
अपनी चीजें अपने नॉर्मलाइज करने के लिए मेरे ख्याल से हम उत्सुक तो हैं, तो मुझे लगता है कि समय के साथ ये स्पीड जल्दी पकड़ेगी। जी वैभव। बिल्कुल। मलिक सर और हाकिम जी, आप दोनों को बहुत शुक्रिया। और इंडिया के साथ आप जुड़े, आपने अपनी बातें रखी और मैं दर्शकों को बताया कि ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग और तनाव का वर्तमान क्या है, भविष्य क्या हो सकता है। भारत की अपनी जो चिंताएं हैं सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के गठबंधन को लेकर, उसमें भारत क्या कुछ कर सकता है, क्या सच में चिंता होने जैसी कोई बात है भी या नहीं, तो सब पर हमने विस्तार से बात की। फिलहाल तक के लिए इतना ही। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.